नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अंकुर परासर है और मैं एज अ फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो आज हम तीसरे एपिसोड जो होने वाला है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर उस पर बात करेंगे। तो हम अपने सब्जेक्ट पे बात करें इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम उस छोटी सी एक चीज़ है जिस पे हम प्रकाश डालेंगे और थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो है क्रोनोलॉजी। बेसिकली क्रोनोलॉजी क्या होता है, या हिंदी में जिसे हम कालानुक्रमिक कहते हैं वो क्या होता है, उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो क्रोनोलॉजी जो लैटिन वर्ड है और ये दो लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है क्रोनो जिसका मतलब होता है समय या टाइम, और दूसरा वर्ड है लॉजी जिसका मतलब होता है अध्ययन या स्टडी। तो समय का अध्ययन को हम कालानुक्रमिक में समझते हैं, या जो अपना क्रोनोलॉजी है, तो क्रोनोलॉजी में हम बेसिकली समय का अध्ययन करते हैं। अब इसको जैसे व्याख्यान के रूप में अगर हमें जानना हो तो हम इस तरीके से जानते हैं कि क्रोनोलॉजी का संबंध समय के साथ घटने वाली घटनाओं के क्रम से है। मान लीजिए एक पेंटर है जो हर साल एक पेंटिंग बनाता है, या एक पेंटर की पेंटिंग को प्रदर्शित किया जाने वाला है, और जहाँ पे प्रदर्शित किया जाना है वहाँ पे उस एग्जीबिशन में पेंटर के पेंटिंग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है, या कालानुक्रमिक ऑर्डर में पेंटिंग को सजाया हुआ है। तो अब ये क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कालानुक्रमिक ऑर्डर में कैसे सजाया जाएगा। अब मान लीजिए उस पेंटर ने उस पेंटिंग को आज 2014 में मान लीजिए उसने बनाया, तो 2014 से आज तक उसने 10 पेंटिंग बनाया। अब वो 10 पेंटिंग को दिखाने के लिए हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब रखेंगे तो सबसे पहले अपना कौन सा पेंटिंग आएगा, 2014 का, फिर 2015 का, फिर 16 का। इस तरीके से उसकी पहली पेंटिंग जो होगी 14 की दिखाई जाएगी और लास्ट पेंटिंग 2023 की दिखाई जाएगी। तो उसको एक क्रम में सजा करके घटने जिस साल उसने पेंटिंग बनाई उस साल के हिसाब से 2014 से लेकर 2023 तक उसकी पेंटिंग सजाई जाएगी। तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलेंगे उस पेंटिंग को प्रेजेंट करने का। अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे बात करेंगे। अब जैसे कि रिवर्स से आप लोग समझ गए होंगे, रिवर्स को हिंदी में हम उल्टा बोलते हैं। कोई भी चीज़ मान लीजिए सीधी चल रही है, अब वो अगर उल्टी चलने लगे तो रिवर्स में जाती है। मान लीजिए जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में गियर्स जो होते हैं तो हम लोग फ्रंट गियर लगाते हैं उसमें, लेकिन एक बैक गियर भी होता है। तो बैक गियर लगाने के बाद गाड़ी क्या है, पीछे की तरफ चलने लगती है। तो उसी तरह से रिवर्स में जो चीज़ें चलती है, या रिवर्स में जो स्क्रीन प्ले चलता है, या जो कहानी चलती है, उसको हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताने या दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की है और पूरी स्क्रिप्ट जो आपने लिखी है उसको आपने उल्टा कर दिया, तो जो आपका अंत था वो शुरुआत हो गया, और जो आपका शुरुआत था वो उस कहानी का, उस फिल्म का अंत हो गया, उस स्क्रिप्ट का अंत हो गया। तो ये हो गया अपना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी कहानी चल रही है। अब इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा उपाय है। मान लीजिए हर किसी को गिनती आती होगी, तो हम लोगों ने 1 से 100 तक की गिनती पढ़ी होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्कूल में उल्टी गिनती भी पढ़ाई गई है, जैसे कि 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। इस तरीके से 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को हम 100 से लेकर के 1 तक की गिनती में कन्वर्ट करते हैं, तो हम पूरी गिनती को उल्टा पढ़ते हैं, मतलब रिवर्स में पढ़ते हैं। जैसे अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो 100 जो है गिनती में 1 से 100 के 100 सबसे लास्ट में आने वाला शब्द है, और 1 सबसे पहले आने वाला शब्द या वर्ड है। लेकिन अगर हम रिवर्स क्रोनोलॉजी में इसको अध्ययन करेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि 100 सबसे पहले आएगा और 1 सबसे लास्ट में आएगा। तो रिवर्स क्रोनोलॉजी के ऊपर जो स्क्रिप्ट होती है वो भी इसी तरीके से, जो उसका स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स होता है वो इस फिल्म का स्टार्ट या कहानी का स्टार्ट का पार्ट होता है, और फिर मिडिल पार्ट आता है, और फिर आता है फिल्म का लास्ट।
मतलब कि आपके स्क्रिप्ट का शुरुआत या जहाँ से कहानी शुरू हुई है अ, वो पार्ट आता है। मान लीजिए बायोग्राफिकल तरीके से अगर हम इस चीज़ को समझें तो किसी एक आदमी के पैदा होने से उसके मरने तक की कहानी एक सिंपल सीधी स्टोरी में हम बताएंगे कि ये कहानी है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिखाने का तरीका अगर इस तरीके से कोई दिखाए कि नहीं, उसकी मृत्यु जिस कारण से हुई है उसका कारण उसके जन्म से ही छुपा हुआ है, तो हम लोग उसके मृत्यु से अगर कहानी बनाना या उसका स्टोरी दिखाना शुरू करें और उसके जन्म पे जाकर खत्म करें तो ये पूरा कहानी जो है रिवर्स में चल के जाएगा। तो ये कहानी है पूरी। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि हम हिस्ट्री जो है या हम रिसर्च जो करते हैं उसके लिए हमको रिवर्स में जाना पड़ता है या पीछे जाना पड़ता है, उलट तरीके से जाना पड़ता है, तो हम वो अध्ययन कर पाते हैं। तो इस तरीके से रिवर्स क्रोनोलॉजी में हम काम कर पाते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे। तो चाइना में आपने भी सुना होगा रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? अब चाइनीज लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके देश में, भारत में कोई एक प्रोडक्ट बना, मान लीजिए एक फ़ोन बना और वो फ़ोन जो है बहुत फेमस हो गया। फेमस होने के बाद चाइनीज लोगों ने उस फ़ोन को ख़रीदा, उसको खोला और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया। मतलब आपने जो बनाया है ऑलरेडी उन लोगों ने उस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, समझा और फिर सेम टू सेम वैसा ही एक फ़ोन बनाकर मार्केट में उन लोगों ने प्रेजेंट कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया? रिवर्स इंजीनियरिंग किया। मतलब आप ही के प्रोडक्ट को उन लोगों ने उल्टे तरीके से खोल खाल करके देखा, समझा और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये वैसे ही मजाकिया चीज़ है। ये रिवर्स के क्रोनोलॉजी के बारे में बात थी तो मैंने बता दिया। तो हम आते हैं थोड़ा अपने सब्जेक्ट पे। मान लीजिए कि हमें एक कहानी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे? हम जो कहानी का क्लाइमैक्स है वो पहले लिखेंगे और फिर हम क्लाइमैक्स से आगे की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ते हुए जो अपने फिल्म का या कहानी का मिडिल पार्ट है या जो मध्यांतर है वहाँ तक हम लिखते हुए जाएंगे। फिर मध्यांतर ख़त्म होने के बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे कहानी के स्टार्ट पे। वो कहानी क्यों स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या कारण था उस कहानी को और आगे बढ़ाने का, स्टार्ट करने का, हम उस पे जाएंगे और वहाँ जाकर के हम फाइनली उस कहानी को ख़त्म करेंगे। मतलब कि एक कहानी का स्टार्ट जो है वो इस स्ट्रक्चर में उस कहानी का अंत होगा, मतलब कि क्लाइमेक्स होगा। तो अपना क्लाइमेक्स जो होता है वो कहानी का स्टार्ट होता है और मिड पार्ट होता है और कहानी का जो अंत होता है इस स्ट्रक्चर में वो एक्चुअली कहानी का स्टार्ट होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा ये है। ये ऐसा ऑर्डर है जिस पे बहुत कम लोगों ने फिल्म बनाया है, लेकिन जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी फिल्म बनाया है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन ने मेमेंटो बनाया है, गैस्पर ने रिवर्सिबल बनाया है। ऐसे और 5-6 डायरेक्टर हैं जिनके नाम मैं आज आपको बताऊंगा। इन लोगों ने इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाया है और बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, बहुत फेमस फिल्में हैं। तो हम आज जिस फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे वो गैस्परनो की फिल्म है। गैस्परनो फ्रांस के डायरेक्टर हैं, बहुत ही कल्ट फिल्मों के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्में आपको देखनी चाहिए और फेस्टिवल सर्किट में वो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। मतलब उनका सिनेमा आज के टाइम में न्यू वेव सिनेमा की तरफ से उनकी सिनेमा को देखा जा सकता है। तो हम फिल्म के बारे में बात करने से पहले रिवर्स क्रोनोलॉजी के ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई है, नॉवेल्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो उनके नाम हैं द अक्टूबर लिस्ट, आउट ऑफ लव, ऑल द मिसिंग गर्ल और टाइम एरो। ये 3-4 बुक्स हैं जो इस पर लिखी गई है। ये बुक्स भी अगर आपको पढ़नी हो तो आप थोड़ा और अच्छे तरीके से रिवर्स क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे। तो अब हम आते हैं अपनी फिल्म के ऊपर, जो गैस्परनो की फिल्म है और फिल्म का नाम है इरिवर्सिबल। इसके लेखक भी गैस्परनो ही हैं। तो इस फिल्म के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब इस फिल्म को मैं सीधे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं इस फिल्म का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से फिल्म बनी है, मैं इस फिल्म को उस तरीके से ना बता करके इस फिल्म की सीधी कहानी बताऊंगा और फिर मैं उल्टी कहानी इसकी क्या है, फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि ये फिल्म जो है गैस्परनो की फिल्म है और रिवर्स क्रोनोलॉजी पे बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि इसके जो मुख्य पात्र हैं
उनका नाम है मार्कस एलेक्स पियरे और टेनिया। एलेक्स एक इटालियन लड़की है जो फ्रांस में रहने के लिए आई है और मार्कस के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों में बहुत प्यार है और दोनों फिजिकल भी होते हैं, जिस कारण से एलेक्स प्रेग्नेंट है। साथ में इनका एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम पियरे है, जिसके साथ दोनों पार्टीज़ में जाया करते हैं। तो पार्टीज़ मनाने के लिए दोनों जाते हैं पार्टीज़ वार्टीज़ में पियरे के साथ और एंजॉय करते हैं। अब एक दिन ऐसे ही एक पार्टी में गए हुए हैं जहाँ मार्कस बहुत ज़्यादा ड्रग लेकर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये बात अब जो है सो एलेक्स को पसंद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है, तो वो पार्टी से अकेले ही निकल जाती है, चुपचाप चली जाती है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि वो जा रही है और शहर से गुजरते हुए अंदर पास के पास जाती है। अंदर पास के अंदर से जाते टाइम में देखती है कि एक आदमी है जो एक ट्रांसजेंडर को छेड़ रहा है और उससे ज़बरदस्ती कर रहा है। ये देख करके एलेक्स डर जाती है, डर करके खड़ा हो जाती है। अब ये जो आदमी है वो आदमी टेनिया है। ये बड़ा ही बदकिस्म और बदचलन तरीके का आदमी है जो लड़कियों को छेड़ना और ये सब करना उसके लिए आम बात है। तो वो एक सेफ जगह देख करके एक अंदर पास के में एक ट्रांसजेंडर लड़की के साथ मारा पीटी सब कुछ कर रहा है। अब जो है अपना एलेक्स उसी जगह से गुजरती है और ये सब इवेंट देख करके वो डर जाती है। डरने के बाद टेनिया की नज़र एलेक्स पे पड़ती है और टेनिया को एलेक्स पसंद आ जाती है। तो टेनिया उस ट्रांसजेंडर को छोड़ करके एलेक्स की तरफ अब बढ़ जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। इस छेड़खानी के चक्कर में दोनों में थोड़ा हाथापाई होती है और टेनिया बहुत ही उग्र हो जाता है। उग्र होने के बाद वो एलेक्स के साथ मारपीट करता है और मारपीट करके उसको ज़मीन पर गिरा देता है और गिराने के बाद वो एलेक्स के साथ गैंग रेप करता है। तो वो एलेक्स को मारता पीटता है और गिरा देता है। गिराने के बाद एलेक्स का रेप करता है। रेप करने के बाद एलेक्स को पैरों से बहुत मारता है और इतना मारता है कि एलेक्स फाइनली मर जाती है। अब एलेक्स के मरने के बाद मार्कस और पियरे को जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों एलेक्स के कातिल को ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते उसे दो लोग मिलते हैं। इन लोगों ने जब टेनिया एलेक्स के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो अंदर पास में लोग मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति मौजूद था जिसने एलेक्स के साथ ये सब होते हुए देखा था। तो पैसे के लिए मार्कस और पियरे के साथ एक डील करता है कि वो टेनिया को ढूंढने में उनकी मदद करेगा और मदद करने के साथ ही उनसे जो पैसा मिलेगा वो लेगा और टेनिया को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। तो अब ये दो लोग पियरे और मार्कस और वो दो लोग जिन लोगों ने ये घटना होते हुए देखा था, ये चार लोग मिल करके टेनिया को ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ दिखाया गया है कि टेनिया जो है वो कहीं छुपा हुआ है और ये दोनों जो लोग हैं मार्कस और पियरे, ये अपने और दो सहयोगियों के साथ पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। ढूंढते वो एक जगह पहुंचते हैं जो ट्रांसजेंडर का एरिया है और वहाँ पे सेक्स जो वर्कर्स का एरिया है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। वहाँ लोग सेक्स वर्कर को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं। उसको थोड़ा बहुत टेनिया के बारे में पता है तो वो बताती है कि वो रेक्टम करके एक जगह वहाँ पे मिलेगा, लेकिन इन लोगों को रेक्टम के बारे में नहीं पता होता तो उसको ज़्यादा डराते धमकाते हैं। यहाँ पे मार्कस थोड़ा सा उग्र हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी का रेप हुआ है और रेप होने के बाद उसको मार दिया गया है। तो वो उस ट्रांसजेंडर के गले पे चाकू रख करके उसको मारने की कोशिश करता है। इसी बीच में दिखाया गया है कि वहाँ पे काम करने वाली कुछ और सेक्स वर्कर्स जो हैं और ट्रांसजेंडर्स लड़कियाँ हैं वो भाग कर इनके पास आती है और इनको मारने लगती है। तो ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, अपने कार में बैठ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे जांच पड़ताल करते हुए पहुँचते हैं रेक्टम में। रेक्टम में पहुँचने के बाद इनको पता चलता है कि टेनिया वहीं पे है और तो एक आदमी से वो लोग पूछते हैं, मार्कस पूछता है कि भाई टेनिया का पता मुझे बता दो कहाँ है, क्योंकि इसे अपनी बीवी का बदला लेना है, अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना है। तो आदमी उसको ऑफ़र करता है कि पैसे के लिए तुम मेरे साथ पैसे दो और मेरे साथ तुम अंतरंग संबंध बनाओ और तब वो उसको बताएगा। अब इस चीज़ से मार्कस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। इसी बीच में उसको पता चलता है कि टेनिया उसी जगह पे सेकंड फ्लोर पे छुपा हुआ है या वहाँ पे है।
तो ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो इनके साथ आदमी वो टेनिया को पहचान लेता है और पहचानने के बाद ये लोग टेनिया को मारने लगते हैं। तो टेनिया थोड़ा मजबूत होता है, टेनिया मार्कस को पटक देता है और पटकने के बाद उसका एक हाथ तोड़ देता है, जिसके चलते मार्कस बेबस हो जाता है। अब यहाँ दिखाया है कि पियरे क्या करता है, एक आग बुझाने वाली जो मशीन ये होती है उसका डब्बा उठाता है और उस डब्बे से टेनिया के सर पे मारता है। टेनिया वहाँ गिर जाता है, उसको फिर वो पियरे टेनिया को बहुत मारता है, जिसके चलते टेनिया की वहीं डेथ हो जाती है। वहाँ पुलिस आ जाती है, पुलिस आने पे इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, मार्कस को हॉस्पिटल पहुँचा देती है और पियरे को जेल हो जाता है। अब यहाँ दिखाया गया है कि इन दोनों ने टेनिया से अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लिया है और फाइनली ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसके आगे एक और सीक्वेंस दिखाया गया है कि वहाँ पे गैस्पर्नो की एक और फिल्म है आई स्टैंड अलोन, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक आदमी के साथ बैठा हुआ है और बात कर रहा है और वहाँ बोलता है कि वो जेल गया था क्योंकि उसने अपनी बेटी का रेप कर दिया था। यहाँ से ये फिल्म ख़त्म हो जाती है, मतलब ये सीधी कहानी है फिल्म की कि यहाँ पे ये फिल्म आकर ख़त्म होगी और वहाँ पे जो उसके साथ जो आदमी बैठा है वो टेनिया ही है, दूसरा कोई और नहीं है। तो अब आप ये समझिए कि इन लोगों ने जिस व्यक्ति को मारा है वो बेसिकली टेनिया नहीं है, वो कोई और है। टेनिया जिंदा है और टेनिया गैस्पर्नो की एक दूसरी फिल्म है उसके मेन कैरेक्टर से बैठकर बात कर रहा है और दोनों बातें कर रहे हैं। तब ये पूरी सीधी कहानी है इस फिल्म की। अब ये जब आप ये फिल्म देखेंगे तो ये फिल्म शुरू कहाँ से होती है? ये फिल्म शुरू होती है फिल्म के लास्ट से, मतलब कि जो क्लाइमैक्स था। यहाँ दिखाया जाता है कि जो टेनिया है और जो और आई स्टैंड अलोन वाला बंदा है वो बैठ करके बात कर रहे हैं और फाइनली स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। दिखाते हैं कि मार्कस और पियरे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँचे हैं और पहुँच करके टेनिया को मार देते हैं और मारने के बाद उन्होंने क्यों मारा टेनिया को, ये कहानी धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती है और बढ़ करके कहानी अंदर पास में आती है। वहाँ दिखाया जाता है कि टेनिया ने एलेक्स का रेप किया था, जिसके चलते दोनों ढूंढ रहे थे और मार दिया उसको। फिर उसके बाद स्टोरी और पीछे आती है, वहाँ दिखाया जाता है कि मार्कस और पियरे एलेक्स के साथ पार्टी कर रहे हैं और वहाँ पे एलेक्स मार्कस के बिहेवियर से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा रूठ जाती है, रूठ करके उस पार्टी से निकल जाती है। निकल करके वो इस अंदर पास में आई है जहाँ पर जा करके ये सारा कांड हुआ है। अब स्टोरी और पीछे बढ़ती है और स्टोरी के लास्ट में इस फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है वो इटली की लड़की है और फ्रांस में आई हुई है और एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में एक बुक पढ़ रही है और वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये बेसिकली इटली की लड़की है जो फ्रांस आई है और इसको फ्रांस बहुत पसंद है। अच्छा, इस बीच में एक चीज़ दिखाया गया है इनके संबंध के बारे में। ये जो लास्ट का सीक्वेंस है इसके पहले कि एक साथ घर में रह रहे हैं और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, दोनों के साथ इंटीमेसी का एक सीन है जहाँ पे दोनों सेक्स करते हैं और इस तरीके से स्टोरी फिर और पीछे जाती है और पीछे जाकर वो गार्डन वाला पूरा सीन दिखाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत सीन दिखा करके इस फिल्म का वहीं पे एंड हो जाता है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जो मैंने पहले बताई वो स्टोरी सीधी स्टोरी थी इस फिल्म की, लेकिन ये फिल्म जो दिखाया गया है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि जो सीधी स्टोरी है उसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो फिल्म ऐसे आगे की तरफ नहीं बढ़ करके पीछे की तरफ जा रही है। तो ये पूरी फिल्म है। अब इस स्ट्रक्चर पे जो फिल्में बनी हैं उस फिल्म के नाम, उसके डायरेक्टर्स के नाम और उसके राइटर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जो फिल्में देखकर आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ ही आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर को या उलट क्रमिक संरचना को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें पहली फिल्म है मेमेंटो, जिसके राइटर है जोनाथन नोलन और क्रिस्टोफर नोलन। इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है और मेमेंटो वैसी फिल्म है जिस फिल्म ने क्रिस्टोफर नोलन को महान डायरेक्टर बनाया। मेमेंटो आपने देखी होगी, अगर मेमेंटो आपने नहीं देखी होगी तो इंडियन दर्शकों ने गजनी जरूर देखी होगी। गजनी अनऑफिशियल मेमेंटो का ही रीमेक है, तो अगर आपने गजनी देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा। इसके साथ ही अगला फिल्म है इरिवर्सिबल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जिसके डायरेक्टर और राइटर दोनों गैस्पर्नो हैं। गैस्पर्नो की कुछ और अच्छी फिल्में हैं जो आपको देखनी चाहिए, जैसे क्लाइमैक्स है, बहुत अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। लव करके फिल्म है, वो रोमांटिक पोर्नोग्राफी फिल्म है,
वो भी आप देख सकते हैं। इनकी तीसरी फिल्म है जो मेरे को बहुत पसंद आई, वो एंटर द VOID है। उसके बाद आई स्टैंड अलोन, ऐसी बहुत सारी इनकी फिल्में जो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही तीसरी फिल्म है इंटरनल सनशाइन ऑफ ए स्पॉटलेस माइंड, जिसके डायरेक्टर हैं माइकल गोंडरी और इसके राइटर हैं चार्ली कॉफमैन, पियरे बिमुथ। चौथी फिल्म है पिपरमेंट कैंडी। पिपरमेंट कैंडी के डायरेक्टर ली चैंग डोंग है। ये एक कोरियन फिल्म है। इसके राइटर भी ली चैंग डोंग ही हैं। और इस फिल्म के स्क्रिप्ट को कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, और सीने 21 अवार्ड से भी इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नवाजा गया है। इसके साथ ही पांचवी फिल्म जो हो बेट्रेयल है, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड ह्यूग जॉन्स और इसके राइटर हैं होराल्ड पेंटर। ये फिल्म जो है ऑस्कर और बाफ्टा में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। छठी जो फिल्म है 5 टाइम 2 है। इसके डायरेक्टर जो हैं फ्रांसिस्को ओजोन हैं, और इसके जो राइटर हैं इमैनुअल ब्रेनहिक और फ्रांसिस्को ओजो हैं। तो ये कुछ फिल्में हैं जो आप देख करके रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अच्छे तरीके से या स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, और अगर आपके पास कुछ सवाल हो या किसी तरीके का मन में दुविधा हो इस स्ट्रक्चर को लेकर के, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है @ankuprasharfilm। और मैं जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे कंटेंट आप तक पहुंच सकें और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और वीडियोज आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा, और अगला जो अपना ब्लॉग आने वाला है, जो अगला जो एपिसोड 4 आने वाला है, वो रोसोमन स्ट्रक्चर के ऊपर है। रोसोमन फिल्म है जिसके नाम पे उस स्ट्रक्चर का नाम भी रोसोमन स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, उस पर हम अगला ब्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।